अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो पेपर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ एंड लीनियर मोमेंटम, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है, इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस कराने हैं, जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस गिवन है वो कराने हैं, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो कि सेल्फ असेसमेंट के अंदर मौजूद हैं वो कराने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई थिंक छोड़ोगे तो आपका ही नुकसान होगा। छोटी सी वीडियो होगी 15-20 मिनट की, लेकिन बात बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर लीनियर मोमेंटम और न्यूटन का सेकंड लॉ। देखो, जब भी कोई बोले ना न्यूटन का सेकंड लॉ, फ़ौरन अपने दिमाग में इस चीज़ को ले आना, फोर्स। न्यूटन का सेकंड लॉ किस चीज़ पर है? फोर्स। F = ma, जो कि मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा। मैंने क्या बताया था कि लीनियर मोमेंटम क्या है, कि आपके पास अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको चलाने के लिए कितनी ज़्यादा फोर्स या एफर्ट चाहिए होगी, यही बताया था ना लीनियर मोमेंटम। या अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास एक क्वांटिटी होगी मोशन की। अब लीनियर मोमेंटम क्या है, हम सबको पता है, P = mv या vm, ठीक है, मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आसान करता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि कैसे ये दोनों आपस में रिलेशन रखते हैं। भाई देखो, अगर ये बॉडी एक गाड़ी है, आपके पास एक अच्छी सी कार है, वो कार मोशन कर रही है। देखो, पूरी बात अभी समझ में आ जाएगी, बस ये इस चीज़ को समझ लो। जब गाड़ी मोशन करेगी तो बेशक उसके पास मास तो होगा ना, बिल्कुल सर, मास होगा, ठीक है, मास होगा। मास है और मोशन कर रही है तो वेलोसिटी भी होगी। चलो भाई, वेलोसिटी भी आ गई। आपने खुद ही इस बात को प्रूव कर दिया कि अगर कोई गाड़ी या बॉडी या कोई भी चीज़ चल रही है तो उसके पास मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगी, जो कि आपके पास मोमेंटम आ गया। अब मैं बोलूँ कि इस चलती हुई गाड़ी को या इस रुकी हुई गाड़ी को, वेलोसिटी चलो 0 है, चला के दिखाओ तो फोर्स आ गई, F = ma। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ज़रा जल्दी से बताओ। अब मैं बोलूं कि भाई शाहिद अफरीदी और क्रिकेट, इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो आप लोग फ़ौरन से बता दोगे कि सर शाहिद अफरीदी क्रिकेटर है। तो इसी तरह से आज के बाद आप ये भी बता पाओगे कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। एक जो डेफिनेशन बताई थी वो भी याद रख लो, और ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो बातें लिखी हुई हैं इसको पढ़ते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने कही कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम से रिलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? इस फॉर्मूले की मदद से कि किसी भी चीज़ का जो मोमेंटम है, अगर उसको टाइम से डिवाइड करा दोगे फोर्स आ जाएगी। यानी अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, उसको आपने, उसका जो मोमेंटम है उसको टाइम से डिवाइड कराया। ये हमारे पास हमारी कार मोशन कर रही है, इसका जो मोमेंटम है उसको मैंने टाइम से डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी। अब इम्पल्स भी मैंने पढ़ाना है, ठीक है, इम्पल्स को भी ज़रा देखना, बात सुनना मेरी, ये बात समझ में आ गई। अब वो फोर्स क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स होगी एक्टिंग ऑन इट। रिजल्टेंट फोर्स का क्या मतलब है? अब इस चीज़ को समझो ज़रा, इस चीज़ की तरफ आ जाओ भाग कर। जब भी लिखा हुआ आ जाए ना समीशन F, इसका मतलब है कि आपके पास फोर्स 1 भी हो सकती है, फोर्स 2 भी हो सकती है, और प्लस ... प्लस फोर्स n भी हो सकती है। यानी बहुत सारी फोर्सेस मिलकर एक फोर्स लगा रही हैं। अब इसको समझो ज़रा कैसे। ये कैसे, ये चीज़ फिज़िकल लाइफ में देखो कैसे। ये आप हो, अच्छे से बच्चे हो, ठीक है, समझदार हो, पढ़ते लिखते हो, कोचिंग वगैरह भी जा रहे हो, इस कॉलेज भी जा रहे हो। आप पर एक स्टूडेंट ने फोर्स लगाई। अक्सर आप लोग खेलते हो ना, ब्रेक में खेलते होगे, तो एक दूसरे को धक्के देते हो। एक बंदा यहाँ से धक्का दे रहा है, एक बंदा वहाँ से। ऐसा ना किया करो, लेकिन जब वो धक्के देते हो तो क्या होता है ज़रा ये देखो। एक आपका अच्छा दोस्त है, चड्डी बड्डी फ्रेंड है, उसने आपको यहाँ से धक्का दिया। एक आपका और अच्छा दोस्त है, उसने आपको सामने से धक्का दिया। एक और आपका दोस्त है, उसने आपको यहाँ से धक्का दिया। एक और आपका दोस्त है, उसने यहाँ से धक्का दिया। अब जो ये फोर्सेस अपोजिट में है, इन्हें तो आप नेगेटिव में ले लोगे, लेकिन हम ये ले लेते हैं कि तमाम फोर्सेस एक ही तरफ से लग रही हैं। एंगल भी है इसमें, लेकिन तमाम फोर्सेस एक ही तरफ से लग रही हैं। तो आपके पास क्या होगा?
फोर्स 1, फोर्स 2 प्लस फोर्स 3 और फोर्स 4, उन सबको सम करोगे ना तो एक भारी फोर्स आपको लगेगी। यानी मैं यूं खड़ा हुआ हूं, पहले एक बच्चे, चारों बच्चे एक साथ आए, उन्होंने मुझे धक्का मारा। अक्सर करते हैं ना बड़े जब खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे सब मिलके बड़ों को धक्का मारते हैं, और आपने देखा होगा बड़े गिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबने जब मिल के काम किया तो फिर फोर्स ज़्यादा लगी। तो ये समीशन का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, वो सब सम हो रही हैं। अगर फोर्सेस अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो आप उस फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास और डिटेल में आगे भी आएगी। यहाँ तक तो बात अच्छी समझ में आ गई। लीनियर मोमेंटम को मैंने फिजिकल लाइफ में और फोर्स का रिलेशन आपको फिजिकल लाइफ में दिखा दिया। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड द, ये वर्डिंग लिखना चाहो तो लिख लो, इफ़ यू वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम, यू विल हैव टू कंसीडर द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर्मूला फॉर फोर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कंसीडर, ये मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ इसके लिए, कंसीडर न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हर बच्चे को पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F = ma। ठीक है, सब बच्चों को पता है ना ये बात कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F = ma है। अच्छा, अब ज़रा देखो मेरी बात, इसको इक्वेशन 1 कह लो। A क्या है, सबको पता है A हमारे पास होता है V/T। ठीक है, V/T। अब चाहो तो इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हो, डेल्टा V/Δt। ठीक है, मैं अब इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहा, सिंपल रख रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो मैं क्या करूँगा, A को पुट कर दूंगा, यहाँ लिख दो, पुट A इन इक्वेशन 1 भाई साहब, इक्वेशन 1 भाई साहब में पुट कर दो A को। तो जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ, M और V और अपॉन T। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हियर हमें पता है ये बात अच्छी तरीके से कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो ये F लगा दो, तो F लगा दो, तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये आ गया आपके पास P/T, P/T आ गया। अब मैं इसका क्या करता हूँ, अब इसमें मैं डेरिवेटिव भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको डेरिवेटिव के साथ लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास ये हो जाएगा समीशन F। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव P और डेरिवेटिव T, ये देख लो। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ें थी ना, यहाँ तक वाली चीज़ें थी जो बुक में नहीं करी गई थी, तो ये मैंने आपको अपने पास से कराया। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल पीछे से बेसिक आ जाए, ताकि आपको बेसिक मिल जाए, बेसिक का प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा डेरिवेटिव में बदलता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी एक सिंपल क्वांटिटी लिया, डेरिवेटिव नहीं ले रखा। अब मैं इसको डेरिवेटिव भी दे देता हूँ। ज़रा देखो, यहाँ पर समीशन ले लो। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर भी डेरिवेटिव लगा दो। ठीक है, इधर डेरिवेटिव लगाओगे तो यहाँ भी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी सब बच्चे जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा शायद समझ नहीं आ रहा होगा, ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आप लोगों को पहले इजी बात समझ में आ जाए, फिर मुश्किल बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो समीशन हैगा। समीशन क्या, बहुत सारी फोर्सेस हैं आपके पास। अच्छा, अब आप यहाँ भी समीशन ले लो, ये आपके पास D। अच्छा, D डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, बिल्कुल स्मॉल चेंज, बिल्कुल छोटा सा चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से, और टाइम भी यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल है, छोटा है, यानी मिली सेकेंड, सेकेंड्स, इस तरह का टाइम होगा आपके पास। तो ये आपका जो फॉर्मूला था मैंने आपको ड्राइव करके लिखवा दिया। मोमेंटम हम सबको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स भी हम सबको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अक्सर डेरिवेशन करते वक्त ना हम ये वेक्टर्स के साइन नहीं लिख रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने बुक में लिखा हुआ है तो मैं इसलिए यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। तो डेरिवेशन आपको बात उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारी डेरिवेशन हो गई। पहले मैंने सिंपल करके कराया, फिर उसमें डेरिवेटिव इंक्लूड कर दिया, ताकि ये डेरिवेटिव आपको टेंशन ना दे, परेशान ना करे। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है,
अगर मैं डेरिवेटिव को डायरेक्ट डाल देता उसके अंदर तो आप बोलते सर ये डी क्या है, ये डी कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, तो ये डेरिवेटिव है, याद रखना, डी बिलोंग टू डेरिवेटिव, ये लिख लो, ठीक है। डी, ये जो डी है आपके पास, डी बिलोंग्स टू डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव की मैं अगर आपको थोड़ी सी भी हाउ नो देने के लिए बैठूंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो और चीज़ें मौजूद हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये चीज़ क्या है, देखो आपके पास अगर मोमेंटम है और बिल्कुल छोटा सा टाइम है तो उन दोनों का रेशो आपके पास फोर्स है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई भी है। ऊपर वाली चीज़ मैंने पढ़ दी थी, ठीक है। अब वो जो नीचे वाली चीज़ लिखी हुई है, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, डेरिवेटिव से आप चेंज भी निकाल सकते हो, डेरिवेटिव आपके पास बिल्कुल स्मॉल चेंज भी हो सकता है, तो एक ही बात होती है, कोई टेंशन नहीं है। इसको ज़रा लिख लो, डी आपके पास क्या है और डी क्या है, स्मॉल चेंज या सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। और टी क्या है, टाइम इंटरवल, यानी वो टाइम जिसके अंदर आपने मोमेंटम को डिवाइड किया, टाइम इंटरवल, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये पूरी चीज़ आपके पास बराबर होती है एफ के, ठीक है, ये पूरी चीज़ आपके पास बराबर होती है एफ के। एफ नेट लिखा हुआ है उन्होंने, एफ नेट मतलब जब भी बोलते हैं ना नेट फोर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी फोर्सेस हैं, उन्हें आपस में जो है वो ऐड किया गया है, ठीक है। नेट फोर्स जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब होता है ये, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन हटा के चाहो तो एफ नेट लिख दो, यानी बहुत सारी फोर्सेस हैं जो कि आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर एक फोर्स बनी है, तो उसको आप एफ नेट कहते हो। अच्छा, अब थोड़ा सा इम्पल्स को देख लेते हैं कि इम्पल्स क्या है। इम्पल्स कुछ भी नहीं है, इम्पल्स जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, यानी वो मोमेंटम ही है। इम्पल्स आपके पास मोमेंटम ही है। व्हाट इज़ इम्पल्स, ज़रा इम्पल्स को देखते हैं। इम्पल्स असल में मैंने पिछली बार पढ़ा दिया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ। इम्पल्स, CULS, इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स क्या है, अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो बहुत आसान है। इम्पल्स आपके पास क्या है कि टी को उधर ले जाओ, एफ समीशन एफ डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा ना समझने में, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अगर आसान कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, देखो अब एक और चीज़ समझो, चेंज के लिए चाहे तो डी लिख लो डेरिवेटिव या डेल्टा लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। आपका नाम है अली हसन, पूरा नाम आपका है, या हसन अली, मैं आपको अगर अली कह के बुला लूँ तो भी आपको मुखातिब कर रहा हूँ, और अगर मैं आपको हसन कह के बुला लूँ तो भी मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर मेरा नाम है फैज़-उर-रहमान, अक्सर लोग मुझे रहमान भी कह सकते हैं, तो अगर कोई मुझे कहे रहमान तो मैं समझ जाऊँगा मुझे बुला रहे हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि पहला नाम जो होता है हमारा फर्स्ट नेम, वही हमारे को उसी से लोग कह के मुखातिब करते हैं। लेकिन यहाँ पर डी का मतलब भी चेंज है और डेल्टा का मतलब तो आप ऑलरेडी ही जानते हो चेंज है, जो कि बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख दूं, ये नेट फोर्स हटा दूं और डेल्टा टी डी हटा दूं, तो ये बनेगा आपके पास एफ टी इक्वल टू पी, ठीक है। अब इम्पल्स को, मोमेंटम ही है इम्पल्स, याद रखना मोमेंटम ही है, कुछ नहीं है, मोमेंटम ही है इम्पल्स। हेयर लिखता हूँ मैं यहाँ, हेयर। मैं क्या करता हूँ, मैं मोमेंटम को, इम्पल्स जब मुझे शो करना होगा तो मैं उसे अब पी नहीं जे लिखूँगा। क्यों? क्योंकि देखो इम्पल्स बेशक मोमेंटम है, लेकिन ये बिल्कुल मामूली से टाइम पर लगने वाली फोर्स होती है। अब कैसे, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ये रिप्लेस कर दो, तो जे इक्वल टू एफ टी, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। अब इम्पल्स फिजिकल लाइफ में कहाँ देखने के लिए मिलती है, ज़रा इसको मेरी बात सुनो। क्रिकेट मैच अभी भी चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन क्रिकेट मैच चल रहा है, 350 प्लस टारगेट दिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को। अब वहाँ पर इम्पल्स कहाँ पर है मौजूद, मैं बताता हूँ। हर शॉट में इम्पल्स है। कैसे? कि जब भी बॉल कराता है
यानी जब भी बॉलर बॉल कराता है, या थोड़ा सा इज्जत दे दो, कराते हैं, तो जब भी बॉलर बॉल कराते हैं तो जो बैट्समैन होता है आपके यहाँ, जो आपका बैटिंग एंड पर मौजूद होता है बैट्समैन, वो शॉट मारता है। तो जितना टाइम उसको लगा बॉल को बल्ले को हिट करने में, यानी बॉल और बल्ले ने आपस में जितना टाइम लिया आपस में टकराने में, देखो टकराने से क्या मुराद है कि यहाँ से यूं बॉल आई और यूं लगी, बस उतना टाइम, जितने टाइम में बॉल इम्पैक्ट हुआ है, उस टाइम उस चीज़ को आप कहते हो, क्या कहते हो उसको, इम्पल्स। यानी फोर्स लगना किसी चीज़ पे बहुत छोटे से टाइम में। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना कि जब शॉट मारा जाता है, मैं भी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कभी, तो जब आप शॉट मारते हो, तो जब शॉट मारते हो बिल्कुल हल्के से टाइम के लिए बैट बॉल पे फोर्स लगाती है, बिल्कुल मामूली से टाइम के लिए। अगर आप उसको काउंट करने जाओ तो शायद वो मिली सेकेंड में आए, या सेकेंड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिली सेकेंड में चला जाएगा टाइम, तो इतना कम टाइम होता है। तो इस तरह की फोर्स को आप कहते हो इम्पल्स, जो कि बहुत छोटे से टाइम के लिए लगे। किसी बर्ड ने, कोई परिंदा है, उसने आके जहाज़ को हिट किया, बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए करेगा, इम्पल्स हो गया वो आपके पास। तो वो फोर्स जो बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए लगे, इम्पल्स है। ज़िंदगी भर याद रखोगे, इंशाल्लाह अब नहीं भूलोगे मेरी बात। अच्छा, डेरिवेशन मैंने इसकी करा दी ना, तो देखो डेरिवेशन तो मैंने इसकी करा दी, लेकिन यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी है, उन्होंने ना नीचे करके लिखा, मैंने यहीं लिख दिया ऐसे, बिल्कुल ये ऐसे ही लिखा हुआ है। एफ टी क्या है, ऊपर से देख लो, एफ टी क्या है, एफ टी क्या है, एफ टी मेरे पास यही है, ठीक है, ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गई डेरिवेशन। तो भाई उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने एक एक चीज़ का मतलब समझाया। अच्छा, यहाँ पर ना ये डॉट प्रोडक्ट लिया गया है, इसको लगा लो। वैसे डॉट प्रोडक्ट ये होता नहीं है, टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये गलत है, वो मल्टीप्लाई ही लगा रहे होंगे। ये तो हम सबको पता है ना, डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, टाइम कोई थोड़ी ना वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो हमने पढ़ी नहीं कभी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा हो गया, और अगर टाइम वेक्टर क्वांटिटी होती ना तो उसके ऊपर भी फिर वो एरो लगाते हैं, एरो हेड। तो ये हमारा हो गया। अब आप न्यूमेरिकल करते हैं, और एक क्वेश्चन का वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, डेफिनेशन देख लो, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल डेल्टा डी ड्यूरिंग विच इज एक्ट। तो विच इज एक्ट मतलब वो मामूली सा टाइम जिसमें फोर्स लगे, वो आपके पास इम्पल्स है। डेफिनेशन इसकी बहुत कोई इन्होंने छोटी सी दे दी है, और एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, टेनिस बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द रैकेट विच एक्सर्ट द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन टेनिस बॉल फॉर वेरी शॉर्ट टाइम एज शो इन फिगर। देखो वही बात कह रहे हैं कि टेनिस बॉल टेनिस से बहुत छोटे टाइम के लिए टकराती है, तो वही चीज़ आपके पास इम्पल्स होती है, ठीक है। ये फिर रिमूव करता हूँ। अच्छा, डेरिवेशन वगैरह मैंने आपको करा दी है। अब मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और क्या कराऊंगा, हाँ, दो न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। इसके बाद ना मैं एक और सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन उसकी वीडियो में बाद में आएगी, कल आएगी उसकी वीडियो। अच्छा चलो भाई, देखो गिवन डेटा पर आओ, जल्दी आओ, कहाँ रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लो कि हाउ इज इम्पल्स रिलेट टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका जवाब पता कहाँ से होगा। इम्पल्स जो लिखा हुआ है ना ऑरेंज कलर में, ये पिंक कलर होगा मेरे ख्याल से, देखो यहाँ से लिखा हुआ ना इम्पल्स, इम्पल्स से लेकर जो J इक्वल टू डेल्टा P है वहाँ तक होगा। मैं चला दूंगा उसे पूरा, आप देख लेना, ठीक है। इसका ये जवाब है, और ये भी हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया है, तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसे समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमेरिकल नंबर 2 है, गिवन डेटा 2 जल्दी से फाइंड है। ये बात हो गई, समझ में आ गई। अच्छा देखो, अब क्या कहते हैं, ये ना मोबाइल आज बहुत तंग कर रहा है, बार बार रोटेट हो जा रहा है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट विद एन इनिशियल मोमेंटम ऑफ 50 kg, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और इसके साथ ना आगे उन्होंने मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने मोमेंटम नहीं लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसका रोटेशन ऑन है, जब भी ऐसा हो रहा था। अच्छा, तो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका इनिशियल मोमेंटम है आपके पास, देखो इनिशियल कह रहे हैं ना वो, तो मैं PI से ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इनिशियल का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। जब भी इनिशियल का वर्ड इस्तेमाल करें डायरेक्ट PI ले लें। अब आप बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूला पढ़ाया था हमें
पी आई इक्वल टू 50 न्यूटन सेकेंड। आप तो कुछ और लिख रहे हैं फॉर्मूला। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वो भी यूनिट सही है, और न्यूटन सेकेंड ये भी यूनिट सही है। मैंने आपको ये मोमेंटम पढ़ाते वक्त न्यूटन सेकेंड वाला यूनिट ड्राइव कराया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा ये बात। ठीक है, देखो यहाँ पर s मल्टीप्लाई करा दो, s मल्टीप्लाई करा दो, s का स्क्वायर मीटर सेकेंड स्क्वायर, आपके पास एक्सेलरेशन बनता है kg, और एक्सेलरेशन मास और एक्सेलरेशन फोर्स बनता है। तो ये फोर्स आ गया और सेकेंड जो एक बचा वो एज इट इज आ गया। ठीक है, समझ आ गई ना बात, यूनिट कैसे बना। अच्छा, उसके आगे कहते हैं एक्सपीरियंस एंड इम्पल्स ऑफ। अच्छा, तो एक कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो नहीं बताया हुआ, लेकिन वो इम्पल्स को फील करता है, इम्पल्स, और वो इम्पल्स कितने की है 10 न्यूटन सेकेंड। देखा, ये इसका भी यूनिट यही आ रहा है, इसका भी यूनिट यही आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा तो है इम्पल्स इज इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम इम्पल्स एक ही चीज़ है, बस मोमेंटम को इम्पल्स जब कह देते हैं जब बहुत छोटे से टाइम के लिए लग रही हो। अच्छा, उसके बाद आपके पास इम्पल्स 100 है, 100 न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, 10 नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं कैलकुलेट इट्स फाइनल मोमेंटम। पी एफ पता करो, पी एफ। आप इसको कैसे पता करोगे ज़रा देखो, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको पीछे नहीं कराया गया है, बहुत आसान है। आपके पास क्या फॉर्मूला है, जे डेल्टा पी, जे इक्वल टू डेल्टा पी। अब हम सब बच्चे जानते हैं डेल्टा पी कुछ नहीं होता, पी एफ माइनस पी आई होता है। ऊपर पुट करो ज़रा इसे, पुट इक्वेशन 1 का नाम दे दो, पुट डेल्टा पी इन इक्वेशन 1 भाई साहब। तो ये आ गया आपके पास जे इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहाँ जाके क्या होगा प्लस, है ना, प्लस होगा, प्लस ऐड होगा, ऐड। ठीक है। अच्छा, अब देखो पी एफ आ जाएगा आपके पास, जे क्या है आपके पास 100, पी आई क्या है आपके पास 50। तो आपके पास जो मोमेंटम आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 150, और यूनिट इसका मैं क्या लिखूंगा, 2 यूनिट लिख सकता हूँ, न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पहले वाले न्यूमेरिकल का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं हुई होगी, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं हुई होगी समझने में। अब करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 2, गोल्फ बॉल वाला, गिवन डेटा। अच्छा, इसके ऊपर लिख लो ये 2 है, मतलब क्वेश्चन के मुताबिक न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 1 है ये। लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ, क्वेश्चन जो दिया हुआ ना, पहला क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल दिया हुआ था, तो फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था ना वो आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल 1 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, याद रखना। ये न्यूमेरिकल 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, लेकिन मैं इसे 3 ही लिखूंगा ताकि आप लोग अगर देख रहे हो तो समझ में आ जाए। बराबर में क्वेश्चन चल रहा है, देख सकते हो। कहते हैं अ गोल्फ क्लब एग्जैक्ट एंड एवरेज फोर्स ऑफ। अब ये गोल्फ क्लब क्या है, देखो गोल्फ क्लब से मुराद वो पूरा गोल्फ क्लब की बात नहीं कर रहा है, गोल्फ क्लब से मुराद वो दिखे वो जो गोल्फ खेलने वाली छड़ी होती है उसको कह रहे हैं ये। ठीक है, तो एक गोल्फ क्लब है, एग्जैक्ट कर रहा है एवरेज फोर्स। देखो एवरेज फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ सिर्फ आप एफ से लिखना है, इसे समीशन नहीं डालना। समीशन ये आपको बताने के लिए होता है कि ये बहुत सारी फोर्सेस का सम किया गया है। तो आपके पास 800 न्यूटन है ऑन अ गोल्फ बॉल फॉर। अच्छा, जो आपके पास फोर्स लगी है वो कितने सेकंड के लिए लगी है बॉल पर, यानी गोल्फ की छड़ी से बॉल के ऊपर फोर्स लगाई गई है, और उस फोर्स ने कितना टाइम लिया है लगने के लिए, जो कि टी से डिनोट करूंगा मैं 0.02 सेकेंड, बहुत ही कम टाइम, मिली सेकेंड में जा सकता है ये इजीली। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आपको बता दी गई 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे किसी काम की ही नहीं है, और वी एफ बता दिया गया मुझे। अक्सर ना डेटा थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है लेकिन उससे फिर कंफ्यूज नहीं होना आपने। व्हाट इज़ द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल। इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स क्या बताया था मैंने, सोल्यूशन। व्हाट इज इम्पल्स,
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम, चाहो तो डेल्टा टी भी लिख सकते हो इसे, क्योंकि बहुत छोटा टाइम है ना, इसीलिए डेल्टा टी लिख लो। अच्छा, एफ क्या है, ये फ्रिक्शन वाली फोर्स नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे लिखना 800, और टी क्या है 0.02, तो जे क्या आ रहा है आपके पास, जरा इसको कैलकुलेटर करते हैं। देखो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलो, तो 800 मल्टीप्लाई बाय 0.02, 16। यूनिट क्या लिखूंगा मैं, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल छोटी सी बात कर रहे थे इसमें, ये उम्मीद करता हूँ कुछ मुश्किल नहीं हुई होगी। अब दूसरा न्यूमेरिकल आपके पास है वर्क एग्जाम्पल वाला, वो भी कराता हूँ। अच्छा देखो, वर्क एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल में क्या कहा जाता है, बाल खराब हो रहे हैं मेरे काफ़ी। अच्छा एक मिनट ज़रा, हाँ ये आ गया। अच्छा, वर्क एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल में कहा जाता है, वर्क एग्जाम्पल कौन सी है, ये दूसरी वर्क एग्जाम्पल है आपके पास, वर्क एग्जाम्पल 3.2 है आपके पास। सबसे पहले वही गिवन डेटा की हेडिंग डाल लो, गिवन डेटा, फिर टू फाइंड कर लेना, मतलब जो चीज़ आपने ढूंढनी है, पता करनी है। तो अब हम करेंगे अपना वर्क एग्जाम्पल 3.2। कहा जाता है हॉकी पक। हॉकी पक, हॉकी पक क्या होता है, हॉकी की बॉल तो सुनी होगी, हॉकी पक क्या होता है, ये इस तरह की एक डिस्क होती है। आपने कभी अगर आइस हॉकी देखी हो, वैसे तो पाकिस्तान में इतनी मशहूर नहीं है ये, आइस हॉकी खेली भी नहीं जाती होगी आई थिंक, लेकिन अमेरिका में बहुत मशहूर है ये। अमेरिका में इस तरह के स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, इस तरह के स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं। तो वो जो डिस्क होती है ना, डिस्क जो कि बर्फ़ पे वो लोग हॉकी की स्टिक से खेल रहे होते हैं, यानी हॉकी की स्टिक होती है उसको डिस्क मार रहे होते हैं, क्योंकि बॉल से तो नहीं खेलेंगे ना बर्फ़ पे, तो बर्फ़ पे वो एक डिस्क होती है, डिस्क, उसको बोला जाता है हॉकी पक, जिससे वो हॉकी खेल रहे होते हैं। वो हॉकी स्टिक से मारते हैं इसे, ये आगे घिसती भी जाती है, ठीक है, तो इसे हॉकी पक बोला जाता है। इस हॉकी पक का मास है आपके पास 0.2 kg। इस स्लाइडिंग, देखो स्लाइडिंग लिखा हुआ है, बात समझ गए ना, ऑन द आइस, अब तो और अच्छी बात समझ में आ गई होगी। एट अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ कोलाइड विद अ वॉल, ये जो हॉकी पक है, यानी ये जो हॉकी की डिस्क है, आइस हॉकी की जो डिस्क है, ये एक वॉल से टकराती है और बिकम बैक, और वापस आती है, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ टकराएगी तो वापस तो आएगी ही ना, विथ अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छा ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लास्ट ऑफ 0.1 सेकेंड, तो ये कितने टाइम के लिए टकराती है दीवार से, 0.1 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द हॉकी पक एंड द चेंज इन इट्स मोमेंटम। आपने जो है वो इम्पल्स कैलकुलेट करके बताना है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। मोमेंटम होता क्या है आपके पास, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, मास आपके पास ये रहा, लेकिन वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल में गिवन कर दी गई है। तो आपने क्या करना है, पहले वेलोसिटीज को जो है वो इनिशियल और फाइनल के हिसाब से चेक करना है, ठीक है, यानी आपने पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फिर इसके ज़रिए से इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा आपके पास PI, इसके ज़रिए से आपके पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा PF, फिर उन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगा। बात समझ आ रही है। देखो ये जो टाइम दिया हुआ है ना, ये यूज़ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो फोर्स नहीं है, फोर्स होता तो मैं यूज़ कर लेता। यहाँ पर जो है बस यूज़ क्या हो रहा है आपके पास, VI मास के साथ, VF मास के साथ। देखो जब हॉकी पक टकराएगी दीवार से तो भी उसका मास उतना ही होगा जितना वापस आने पे होगा। आप किसी क्रिकेट बॉल से खेलो, उस पर छक्का मारो, तो क्या छक्का मारने से बॉल हल्की हो जाती है, उतनी रहती है जितनी होती है। हाँ अगर फट जाएगी तो वो अलग बात है बॉल। तो चलो यहाँ ज़रा करते हैं इसे, इसको करते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम
पी आई लिख देता हूँ या पूरे ही लिख देता हूँ, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या पता कर लिया, अपना इनिशियल मोमेंटम। स्पेलिंग में मिस्टेक है इसकी, मोमेंटम की। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम के लिए मैं क्या करूंगा, पी आई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी वी आई वाली लूंगा क्यों, क्योंकि इनिशियल की बात कर रहा हूँ ना सिंपल में। तो 0.1 और ये रहा 0.1 मास हो गया और 10 आपके पास ये हो गया। तो पी आई ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 न्यूटन सेकेंड ना लिखो, इसे लिख लो केजी मीटर सेकेंड। क्यों, क्योंकि उन्होंने ना इम्पल्स के लिए न्यूटन सेकेंड इस्तेमाल कर लिया है। इनिशियल मोमेंटम आ गया, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो पी एफ इक्वल टू एम वी एफ। तो पी एफ, एम क्या है, सेम ही रहेगा 0.2 और 8। तो ज़रा देखते हैं क्या आता है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 8, 1.6। ठीक है, ये 1.6 आ गया आपका। तो एक जगह आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया, एक जगह आपका फाइनल मोमेंटम आ गया। अब एक मज़े की बात देखो ज़रा, यहाँ पर नेगेटिव में रखा गया। क्यों नेगेटिव में रखा इन्होंने, क्यों, क्योंकि जब बॉल टकराई उससे, बॉल से तो वो बॉल नहीं, हॉकी पक टकराई तो वो वापस भी तो आई, जब वापस में आई तो वो नेगेटिव में आई आपके पास, तो इसीलिए इसे हमने यहाँ माइनस में रखा। ठीक है, ये इम्पैक्ट की वजह से इसमें माइनस आया आपके पास। अच्छा, अब आपने निकालना है क्या, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम की रिस्पेक्ट से, यानी मदद से अपना चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो आपका क्या आएगा, हमने फॉर्मूले में भी लिखा था ना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, फाइन, CHANG, चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या है आपके पास, डेल्टा P इज इक्वल टू J, है ना। चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो आपके पास J आएगा, यानी इम्पल्स आएगा। हियर हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ये मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, PF माइनस PI। यहाँ पे मैंने नेगेटिव जानबूझ के नहीं लिखा था, इसलिए यहाँ पे लिखा है, ताकि यहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, इसलिए नीचे समझ में आएगा, तो इसलिए लिख दिया वहाँ। अच्छा, तो देखो PF क्या आया आपके पास, -1.6 और माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूले वाला आ गया, और ऊपर क्या आया है, ऊपर तो प्लस ही है, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 2। तो इन दोनों को ज़रा ऐड करो तो कितना बनता है, माइनस माइनस प्लस 3.6 kg मीटर पर सेकेंड। इसको ऊपर पुट कर दो, तो J इज इक्वल टू डेल्टा P की जगह पे ये वैल्यू लिख दो, 3.6 न्यूटन सेकेंड। याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होना कि न्यूटन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड ही होता है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ही होता है। तो इसका जवाब भी देखो यही आया हुआ है इनका भी, माइनस। अच्छा देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो साइन तो माइनस की आएगी ना। हाँ, तो देखो आपका इनका भी यही आया हुआ, -3.6 kg। अच्छा, अब देखो उन्होंने क्या यूनिट इस्तेमाल कर लिया, kg मीटर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड इस्तेमाल नहीं किया। तो यूनिट क्या इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो न्यूटन सेकेंड इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्होंने चलो अलग अलग कर रखे हैं। तो ये इसका न्यूमेरिकल का जवाब था। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द हॉकी पक ड्यूरिंग द कोलिजन इज -3.6 kg मीटर पर सेकेंड एंड द चेंज इन इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो 3.2। अब मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये नेगेटिव क्यों लिया गया, ये जो हमारे पास ये जो हमने लिया है F को, VF को नेगेटिव क्यों रखा, इसको ज़रा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अगर चाहो तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपने जिस तरह वर्क एग्जाम्पल
वर्डिंग में लिख कर दी है ना, पेपर में इस तरह नहीं लिखनी है, आपने पेपर में इस तरह से आंसर लेना है, आंसर देना है, क्योंकि अगर आपने वर्डिंग लिखने चले गए तो एक न्यूमेरिकल में ही आधा घंटा लिख जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो है वो अपना इंशाल्लाह कल अपना नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करेंगे, जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आप लोग गैस पेपर ज़रूर बाय कर लेना, अपने नोट जो है वो ज़रूर बाय कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद